गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो पिछली वीडियो में हमने ना मौर्य वंश कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। अगर हम बात करते हैं कि इसकी मगध महाजनपद की, तो मगध महाजनपद पर अब तक कितने वंशों ने शासन किया है। स्टार्टिंग होती है हर्यक वंश से, ठीक है, जो हमने अब तक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आता है हर्यक वंश। ये पूरा ना सेटअप आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि हम मतलब किस सीक्वेंस से जा रहे हैं, तभी आपकी हिस्ट्री बिल्कुल मजबूत होगी। अगर आप ऐसे कहीं से कुछ भी पढ़ लेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा क्या करना है। हर्यक वंश के बाद क्या आता है? शिशुनाग वंश। उसके बाद नंद, इसके बाद मौर्य, ठीक है। मौर्य के बाद शुंग वंश, इसके बाद आएगा कण्व वंश, और इसके बाद आएगा सातवाहन, ठीक है। तो हम मौर्य वंश तक आ चुके हैं, मौर्य वंश भी कंप्लीट हो गया। तो आज हम यहाँ से ये तीनों वंश हम एक साथ आज की वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इससे पहले जब हमें नंद वंश था, मतलब नंद वंश के टाइम पे जो मौर्य वंश का तो स्टार्टिंग हो रही थी, मतलब मौर्य वंश अपने उत्कृष्ट था और नंद वंश का पतन हो रहा था। मतलब इस जगह पर हमने किसके बारे में पढ़ा था? सिकंदर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे सिकंदर के बारे में पढ़ा था। अब मौर्य से मतलब कुछ चीजें इसका रिवाइज करो। जैसे पहले इसमें था बिंदुसार के बाद राजा कौन बनता है? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। तो अशोक के हमने सारे शिलालेख पढ़े, वो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसको जरूर देखना। अशोक के इसमें मैंने सारे शिलालेख बिल्कुल डिटेल में, आपको वीडियो देखते याद हो जाएगा, ठीक। तो अशोक के शिलालेख जो 14 शिलालेख हैं, 14 शिलालेख, और 7 है लघु शिलालेख, 7 है लघु शिलालेख। इसमें रुक्मिणीदेय जो अभिलेख है, मतलब शिलालेख मतलब कोई पत्थर पर लिखा हुआ है, जो रुक्मिणीदेय है वो सबसे छोटा है, और इन 14 में जो 7वां है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख, एक तो ये बात उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना एक वो था, यूरोपियन राजा था जस्टिन, ठीक है। जस्टिन ने सेंट्रोकोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। मतलब कि जस्टिन बोल रहा है कि भारत में एक राजा है, और उसके गुरु का नाम चाणक्य है, बहुत ही प्रतापी शासक है, उसने सैनिकों से निकेटर को हरा दिया। मतलब सारी बातें अगर आप नोटिस करें, सारी बातें तो बोल रहे हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की, और नाम में ले रहा है सेंट्रोकोटस ऐसा है, सेंट्रोकोटस वैसा है। तो इसने जस्टिन ने किसको बोला? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा, सेंट्रोकोटस, ठीक है। इसके बाद जिस सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, मतलब किसने बताया कि जो सेंट्रोकोटस ये बोल रहे हैं वो सेंट्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, ये बताया किसने? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने सेंट्रोकोटस की पहचान किससे की? चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। इस जस्टिन ने ही कहा था कि जो मौर्यों की सेना है वो डाकुओं का गिरोह है, मौर्यों की सेना डाकुओं का गिरोह है, ठीक है। जस्टिन ने कहा था मौर्यों की सेना डाकुओं का गिरोह है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये तो बहुत ही पूछता है। जस्टिन, ठीक है। ये सेंट्रोकोटस किसने कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो मतलब फाइनली हमने चंद्रगुप्त मौर्य वंश कंप्लीट कर लिया था। तो मौर्य वंश की लास्ट में जब मौर्य वंश अशोक ने अपने हथियार त्याग दिए, तो मौर्य वंश का पतन हो गया। मतलब इसका मेन रीजन यही हुआ मौर्य वंश के विनाश का। एक रीजन तो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हथियार त्याग दिए, दूसरे रीजन क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और बौद्ध भिक्षुकों को इतना ज़्यादा दान में दिया, जिस सांची का स्तूप भी बनवाया, कि मतलब इकोनॉमिकली इनकी कंडीशन बहुत बेकार होगी, ठीक है, फाइनेंशियली। और इसके बाद सबसे मेन रीज़न हो जाएगा कि इसके बाद जो भी राजा आते हैं वो योग्य नहीं थे। जैसे कि अशोक का बेटा आता है, उसका नाम है कुणाल, ठीक है, वो भी योग्य नहीं। तो इस वजह से जो आखिरी राजा था मौर्य वंश का, आखिरी राजा था बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ के टाइम पे खारवेल राजा ने कलिंग को अलग कर लिया, ये मैंने बता दिया था, ठीक है, कलिंग को अलग कर लिया। मतलब
कलिंग का राजा कौन बन गया? खारवेल। वो बृहद्रथ के टाइम पे अलग कर लिया था। कलिंग को जीता किसने था? अशोक ने। और जब आखिरी राजा आया बृहद्रथ, उसने कलिंग को अलग कर लिया। ठीक, अब इस बृहद्रथ ने अपना सेनापति किसको बनाया? पुष्यमित्र शुंग को। आगे शुंग वंश है, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग को बनाया। अब शुंग महाराज कहते हैं कि महाराज आओ सेना का निरीक्षण करो, देखो हमने मतलब सेना के लिए क्या क्या है। अब महाराज पूछते हैं बृहद्रथ कि चलो ठीक है देखते हैं। सेना खड़ी हुई है लाइन्स में, तो उन्होंने सेना के बीच में मतलब सेना के निरीक्षण के दौरान पुष्यमित्र शुंग पीछे से तलवार घूस दी, तो यहाँ पे बृहद्रथ की हत्या कर दी किसने? शुंग ने। तो किस वंश की स्थापना हो जाएगी? शुंग वंश की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शुंग वंश का। ये ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे वंश हैं। सबसे पहला तो अशोक के बारे में था। जस्ट इनका सेंटर कोटस जो याद रखना। ठीक, तो हम पढ़ने वाले हैं शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में। अब संस्थापक कौन इसका? पुष्यमित्र शुंग। संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो था ये मध्य प्रदेश का था, ठीक है। तो ये ऐसा मतलब पहला गैर क्षेत्रीय राजा था। तो जिससे इससे पहले जितने भी राजा बने वो मगध के मतलब बिहार, पाटलिपुत्र इन सब के आसपास के थे, लेकिन ये कहाँ से आ गया? ये मध्य प्रदेश से आ गया। तो ये पहला क्या था? गैर क्षेत्रीय राजा था, गैर क्षेत्रीय राजा, ठीक। अब जब ये मध्य प्रदेश का था तो इसका इंटरेस्ट ना मध्य प्रदेश में ही था, तो इस वजह से इसने राजधानी किसको बनाया? पहले पाटलिपुत्र चलती आ रही है, ठीक है। पाटलिपुत्र की काल अशोक ने वैशाली को बनाया था, उसके बाद दोबारा से पाटलिपुत्र हो गई थी। अब तक राजधानी पाटलिपुत्र चलती आ रही थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र से राजधानी किसको बना दिया? विदिशा को। विदिशा था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक जगह है विदिशा, तो विदिशा को राजधानी किसने बनाया? पुष्यमित्र शुंग ने। राजधानी क्या हो जाएगी इनकी? राजधानी थी विदिशा। अच्छा, सब ना कमेंट करते हैं कि मैम थोड़ा स्पीड कम क्या करो, मैं थोड़ी कोशिश करूंगी बोलने की स्पीड कम, ठीक है। तो राजधानी किसको बना? विदिशा को। इसको थोड़ा मैप से देखो, यहाँ पे चलो ऊपर का नहीं बना रहे हैं ना, इतना इतना समझ लेते हैं। जैसे कि इधर है ये वाला एरिया, कौन सा हो जाएगा? मगध वाला। यहाँ था मगध, पूरा मगध इतना था स्टार्टिंग में बिंबिसार के टाइम पे। अब बिंबिसार के टाइम पे जब इतना था तो फिर जब आता कौन? बिंबिसार के टाइम पे इतना, और बिंबिसार ने फिर अवंती को अपने इसमें मिला दिया। किसको भेज के? अपने राजवैद जीवक को भेज के चंद्रप्रदोत को ठीक किया। चंद्रप्रदोत ने उसके अधीनता इसको दे दी, किसको? बिंबिसार को। तो अब मगध कितना हो गया? इतना, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा जो इसका मगध के क्षेत्रफल का विस्तार होता है आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को इतना पूरा का पूरा जो अफगानिस्तान पाकिस्तान है वो तो पूरा दहेज में मिल गया था, ठीक है। वही काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, चारों चीज़ें सुन ली थी सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा अब मगध कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा हो गया था। फिर अशोक ने कलिंग को भी जीत लिया था, उड़ीसा वाले एरिया। अब मगध कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा हो गया। लेकिन अशोक के बाद से अशोक खत्म हो गया। अशोक के बाद से जब बृहद्रथ आया तो ये चीज़ गया, ठीक है। खारवेल ने इसको अलग कर लिया, फिर अब इतना है, राइट। लेकिन जब बृहद्रथ के बाद शुंग वंश आ गया, अब शुंग वंश का इंटरेस्ट किस में था? मध्य प्रदेश में। तो इससे पहले के शुंग वंश का इंटरेस्ट कितना था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वाला एरिया था, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। अब शुंग कहाँ से आ गई? वो इधर आ गई। राजधानी पाटलिपुत्र को छोड़ के किसको बनाना है? विदिशा को, ठीक है। राजधानी किसको बनानी है? विदिशा को। अब ये जो वो शुंग जो था वो इतना मतलब पुष्यमित्र शुंग इतना ज़्यादा प्रतापी या फिर इतना योग्य शासक नहीं था तो लेकिन जैसे अशोक है या और इतने बड़े एरिया को संभालने वाला ऐसा नहीं था। तो वैसे भी ये थोड़ा नीचे आ गए थे विदिशा की तरफ। अब ये वाला जो एरिया था, इस एरिया को चाहिए था एक बहुत ही प्रतापी शासक इस एरिया को संभालने वाला, ठीक है। और यहीं पे मौका मिल जाता है जो हमारे मतलब जो बाहर के विदेशी आते हैं, जिनको बाहर कोई जगह नहीं मिली, यहीं से एंट्री कर लो। जो सिकंदर आया था वो भी किसी जगह से आया था, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया
एक बहुत अशांत हो गया था, यहाँ से कोई भी आ सकता था। इसी वजह से पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे 2 आक्रमण हुए। ठीक है, ये तो इधर आ गई विदिशा पे, राजधानी ये बन गई। मतलब जहाँ राजधानी होता है राजा वहीं तो रहता है। राजधानी का मतलब क्या होता है? राजाओं का घर। तो अब यहाँ से देखते हैं, अब राजधानी क्या होगी? विदिशा होगी। तो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे क्या हुए? 2 आक्रमण हुए। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। 2 आक्रमण मतलब विदेशी आक्रमण। 2 विदेशी आक्रमण होते हैं। पहला आक्रमण करता है डेमेट्रियस। पहला आक्रमण कौन करता है? डेमेट्रियस। पहला आक्रमण करता है डेमेट्रियस। नंबर 1 होता है डेमेट्रियस। ठीक है, पहला आक्रमण डेमेट्रियस। ये ना बैक्टीरिया के थे, बैक्टीरिया की जगह का नाम है, बैक्टीरिया के थे। तो ये आक्रमण करते हैं कहाँ से? पहला विदेशी आक्रमण डेमेट्रियस ने किया। इसके बाद आता है कौन? मियांडर। ठीक है, मियांडर। पहले किसने किया? डेमेट्रियस ने, उसके बाद किसने किया? मियांडर ने। लेकिन इन दोनों ही आक्रमणकारियों में कौन जीत गया? पुष्यमित्र शुंग जीत गया। किस वजह से? इसका बेटा था अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग का बेटा कौन था? अग्निमित्र। इनसे लड़ाई किसने लड़ी? अग्निमित्र ने। अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र शुंग का बेटा। जब ये डेमेट्रियस आया तो पुष्यमित्र शुंग ने बेटा तुम जाओ अग्निमित्र के पास। अग्निमित्र से बोला, ठीक है। तो अग्निमित्र ने डेमेट्रियस को हरा दिया। इसके बाद मियांडर आया, इसने मियांडर को भी हरा दिया। तो जब रास्ते में मियांडर आता है, मतलब जब अग्निमित्र जाता है, तो डेमेट्रियस के टाइम पे और मियांडर के टाइम पे दोनों को हरा तो दिया सब जगह। मतलब पुष्यमित्र शुंग के वहाँ पे कि अग्निमित्र की जय, राजा ने के बेटे ने इतना बड़ा काम कर दिया। अब अग्निमित्र रास्ते में खो गया। भाई सबको हरा तो दिया, लेकिन अग्निमित्र गया कहाँ पे? तो उसने क्या काम किया? अग्निमित्र क्यों नहीं आया वापस? इसको रास्ते में मिल गई कौन? मालविका। ठीक है, मालविका रास्ते में चल गया चक्कर। ठीक है ना? तो अग्निमित्र और मालविका, इनका चक्कर हो गया। ये इस बात की जानकारी किससे मिलती है? एक बुक है मालविका अग्निमित्र। ये किसने लिखी है? कालिदास ने। तो मालविका अग्निमित्र में क्या लिखा है? अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की बात है। ठीक है ना? तो मालविका अग्निमित्र किसकी? कालिदास की। डेमेट्रियस को भी हरा दिया, मियांडर को भी हरा दिया। किसने? अग्निमित्र ने। तो जो ये मियांडर था, बाद में हारने के बाद कुछ टाइम यहाँ पर रहा, और कुछ टाइम यहाँ पर रहने के बाद मियांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? इसने इसको यहाँ बताया था। ठीक है, मियांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? नागसेन से। ठीक, तो मियांडर क्वेश्चन पूछता था और नागसेन उसका आंसर देता था। ठीक है ना? मतलब कुछ भी बौद्ध धर्म के बारे में कि बताओ ये ऐसे कैसे होता है, फिर नागसेन उसका आंसर देगा। पूरी बौद्ध धर्म शिक्षा ली। तो उस पर ना ये बात किस में लिखी गई है? एक बुक लिखी नागसेन ने, उसका नाम है मिलिंद पन्हो। नागसेन की बुक का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है मिलिंद पन्हो बुक में क्या है? मियांडर के क्वेश्चंस और नागसेन के आंसर्स। किसमें है? मिलिंद पन्हो में। मियांडर ने शिक्षा किसकी ली थी? बौद्ध धर्म की। ठीक है, देखो ये जो पुष्यमित्र शुंग था, ये ब्राह्मण जाति का था। क्योंकि राजा तो क्षत्रिय होते थे, ये क्या था? ब्राह्मण था। और पहला गैर क्षत्रिय राजा था। राजधानी से विदिशा को बनाया क्योंकि मध्य प्रदेश का था, गैर क्षत्रिय था ना। इसके टाइम पे 2 आक्रमण हुए। यहाँ से ये जगह खाली होगी तो 2 विदेशी आक्रमण हुए। पहला आक्रमण डेमेट्रियस ने किया, दूसरा आक्रमण मियांडर ने किया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि इसके टाइम पे पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स लिखी गई है। ठीक है, तो इन्होंने वो देख लेते हैं। इसको यहाँ पर रहने दो, चलो नागसेन को। ठीक है, शुंग के टाइम पे यहाँ है समकालीन पुस्तकें। समकालीन मतलब कंटेम्प्रेरी। समकालीन पुस्तकें जो बहुत ही फेमस है, आपने अष्टाध्यायी देखी होगी, व्याकरण की अष्टाध्यायी हो गई,
और उसके बाद है अष्टाध्यायी, एक आती है मनुस्मृति, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, एक है मनुस्मृति, मनुस्मृति, ठीक है। अष्टाध्यायी, मनुस्मृति, महाभाष्य, महाभाष्य और जातक कथा, जातक कथा, ठीक है। ये सारी की सारी बुक्स ना शुंग वंश के काल में लिखी गई, ये सारी किताबें आ जाती हैं। और ये पूछ लेते हैं किसके काल में लिखी गई, तो जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी किसकी बुक है, पाणिनि की, किसकी है, पाणिनि की, ठीक। मनुस्मृति मनु की है। मनुस्मृति जो है वो पहला राजनीति शास्त्र है, पहला राजनीति शास्त्र मतलब पहली पॉलिटी की बुक कौन सी है, मनुस्मृति। जैसा अर्थशास्त्र भी पढ़ी थी चाणक्य की, वो भी एक राजनीति शास्त्र है, लेकिन पहली कौन सी है, मनुस्मृति। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी है उसकी व्याकरण की, पहली व्याकरण की किताब अष्टाध्यायी, ठीक है। महाभाष्य, महाभाष्य किसकी है, पतंजलि की, महाभाष्य है पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि की। जातक कथा क्या है, सारे के सारे ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ, ग्रंथ नहीं कहेंगे इसको, इसमें जातक कथा में क्या लिखी, मैं बताया था बौद्ध ग्रंथ के, बौद्ध धर्म के टाइम पे जातक कथा है। इसके महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की 200 कथाएं जो है कि द्वार सिंह का जन्म हुआ किसी न किसी रूप में, तो उनको क्या बोला था, जातक कथाएं, ठीक है। तो वो शुंग के टाइम पे हुआ, मतलब बौद्ध से रिलेटेड है जातक कथाएं। तो ये सारी की सारी जो किताबें हैं ये शुंग वंश के समकालीन है, ठीक है। अब इसने पुष्यमित्र शुंग ने अपने इसके टाइम पे, मतलब पतंजलि थे, पतंजलि इनके टाइम, सारे के सारे इनके टाइम तो थे जब इन्होंने इनके टाइम पे किताबें लिखी, तो मतलब इनके कंटेम्परेरी थी। तो पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, इसको तो रेस कर दो ना, देखो इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, 2 अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं, तो मैंने बता ही दिया था जब हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी थी, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ होता है कि आप किसी भी अगर राजा को कोई एरिया कब्जाना है, ठीक है, तो वो एक घोड़े को सजा के, मतलब पहले तो यज्ञ होता है जो पंडित वगैरह कराते हैं, फिर एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है। तो वो घोड़ा जितने एरिया तक जाएगा, उसके पीछे, घोड़े के पीछे सेना चलती होती है बिल्कुल तैयार युद्ध के लिए, आगे चलेगा वो घोड़ा, ठीक है। तो घोड़ा जितने एरिया तक जाएगा वहाँ तक वो एरिया उस राजा को जाएगा जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया। अगर उस घोड़े को कोई रोकता है तो पीछे सेना है ही तैयार। अब किसी को पता थोड़ा ना कौन अश्वमेध यज्ञ करा है, जो अगर उसको रोकेगा तो वो युद्ध के लिए तैयार है नहीं, तो पीछे सेना उसको मार देगी। तो ये होता था अश्वमेध यज्ञ, मतलब किसी जमीन को कब्जाने के लिए। तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, किसके, पतंजलि के नेतृत्व में। अब कोई पंडित तो चाहिए ना उसको यज्ञ कराने के लिए, पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 अश्वमेध यज्ञ किसने कराए थे, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। अब पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर हमने 2 विदेशी आक्रमण पढ़े, ठीक है ना। आक्रमण मतलब जो यहाँ पे हमला करने के लिए, कुछ जमीन कब्जाने के लिए आए थे। एक तो था डेमेट्रियस, एक था मियांडर, दोनों ही अग्निमित्र से हारकर चले गए। अब आता है एक इसी शुंग वंश में एक राजा बना था भागव्रत, 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 ठीक है। भागव्रत क्या था, राजा था। भागव्रत के टाइम पे एक राजदूत आता है, ये हमला करने नहीं आता, राजदूत का मतलब वो होता है वहाँ का कल्चर देखना, कुछ शिक्षा लेना, कुछ शिक्षा देना, ठीक है, ऐसे मतलब कल्चर का वो करना, ठीक है। राजदूत का आता है हेलियोडोटस, हेलियोडोटस, राजदूत का नाम हेलियोडोटस, ठीक है। राजदूत कौन आता है, हेलियोडोटस। भागवत के टाइम पर राजदूत आता है हेलियोडोटस। हेलियोडोटस यहाँ पे क्योंकि तो ब्राह्मण था, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, मतलब वंशी पूरा ब्राह्मण था, तो ये यहाँ पे आता तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, लेकिन ये क्या भैया बौद्ध धर्म, इसे क्या पता बौद्ध धर्म क्या है, वैष्णव धर्म क्या है, तो इन्होंने इसको भागवत धर्म की शिक्षा दी, ठीक है ना। अब जब इन्होंने भागवत धर्म, अच्छा था, इन्होंने भागवत धर्म की जब शिक्षा ली तो इन्हें अच्छा लगा, तो ये पढ़ते चले गए, सीखते चले गए। तो भागवत धर्म, इनको शिक्षा किसकी दी इन्होंने, भागवत धर्म की, भागवत, ठीक है, भागवत धर्म की शिक्षा ली। अब भागवत धर्म की शिक्षा ली तो इन्होंने अपने एक अभिलेख बनवाया, किसने, हेलियोडोटस ने अपने एक अभिलेख बनवाया। और भागवत धर्म में किसकी होते हैं, मतलब विष्णु की, और विष्णु की सवारी क्या होती है, गरुड़, ठीक है ना, गरुड़। तो इन्होंने अपना जो अभिलेख लिखवाया कहाँ पे, विदिशा में,
हेरोडोटस का अभिलेख विदिशा में उसका नाम क्या था? गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज अभिलेख। कहाँ पे है? विदिशा, विदिशा मतलब एमपी में, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये गरुड़ ध्वज अभिलेख बहुत पूछा जाता है, क्योंकि गरुड़ ध्वज अभिलेख पहला विदेशी, मतलब किसी विदेशी का इकलौता अभिलेख यही है, गरुड़ ध्वज अभिलेख। ये तो विदेशी था, इंडियन तो था नहीं, हेलियोडोटस। तो हेलियोडोटस का अभिलेख है गरुड़ ध्वज अभिलेख, कहाँ पे? विदिशा में। और ये किस धर्म से रिलेटेड है? ये भागवत धर्म से रिलेटेड है। मैंने आपको ये धर्म ग्रंथों से पढ़ाई दी थी। ठीक, इतना हो गया। ये जो पुष्यमित्र शुंग थे, ये ब्राह्मण धर्म के थे, और ये बहुत ज़्यादा ना बौद्ध विरोधी थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के विरोधी थे, तो इन्होंने ना कई बौद्ध मठों को या कई बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया। लेकिन फिर भी पुष्यमित्र शुंग ने एक तो सांची का स्तूप, कौन सा? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने, सांची का स्तूप। और दूसरा भरभूत स्तूप, भरभूत स्तूप। ठीक है, इन दोनों का रिकंस्ट्रक्शन कराया, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाइड कराया। सांची के स्तूप में तो इन्होंने उनकी खिड़की वगैरह को जो भी टूट फूट थी तो उनको कराया था ना तांबे से। ठीक है, और भरभूत स्तूप में जो कंस्ट्रक्शन का काम करा लोहे से। मतलब सांची के स्तूप में जो खिड़कियों का रिकंस्ट्रक्शन कराया था वो तांबे से कराया था, और भरभूत स्तूप में लोहे से कराया था। ठीक है, तो ये काम किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने। ये क्वेश्चन आता है, पुष्यमित्र शुंग ने किन दो स्तूपों का रिकंस्ट्रक्शन कराया? रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, या फिर कुछ भी पुनर्निर्माण कह सकते हैं, या फिर कुछ भी उसमें चेंजेस वगैरह। तो इसमें सांची के स्तूप की खिड़कियों को तांबे से कराया और भरभूत स्तूप की खिड़कियों को लोहे से। ठीक है ना, ये सब कराया इसमें पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये शुंग वंश भी लगभग खत्म है। बस इसका आखिरी राजा है देवभूति। ठीक है, उसको वासुदेव ने मार दिया, कर्ण वंश आ जाएगा। ठीक है, शुंग वंश का आखिरी राजा कौन था? देवभूति। देवभूति, इनके संस्थापक तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन पूछा जाता है इनका आखिरी अंतिम राजा। अंतिम राजा याद करके चलो। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति। देवभूति ने अपने सेनापति सेनापति किसको बनाया? वासुदेव को, वासुदेव को। ठीक है, वासुदेव ने किसको मार दिया? देवभूति को टपका दिया। तो कौन सा वंश आ जाएगा? अगला वंश आ जाएगा, जो भी जिस वंश का ये होगा। इसने किसकी स्थापना कर दी? कर्ण वंश की। खत्म। ठीक है, अब तक हम जब तक जितने सारे हमने ये सारे वंश पढ़े हैं, सब में ये है कि आखिरी राजा को अगले राज्य का सेनापति मारता है, तो दूसरा रिवाज आता है। ठीक है, आगे आ जाएगी सातवां के बाद सामंती व्यवस्था, उसमें अलग अलग चीज है। ठीक है, अब आ गया कौन सा? कर्ण वंश। देवभूति की हत्या किसने कर दी? वासुदेव ने, और कर्ण वंश की स्थापना हुई। यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण वंश। देखो, कर्ण वंश में ना कुछ नहीं है, मतलब किसी बुक में आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बस के संस्थापक और अंतिम राजा यही पढ़ना है। कर्ण वंश का संस्थापक कौन? अभी पढ़ा था, संस्थापक और अंतिम शासक। संस्थापक कौन? वासुदेव, वासुदेव। और आखिरी राजा कौन है? सुशर्मा, आखिरी राजा सुशर्मा। ठीक है, लेकिन थोड़े से ना ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे उसमें देव था, देवभूति को किसने मारा? वासुदेव ने। ऐसे यहाँ पे हर्यक वंश का लास्ट राजा कौन था? नागदशक, उसमें भी नाग है। नागदशक किसने मारा? शिशुनाग ने। नाग यहाँ पे देवदेव हो गया, यहाँ पे भी ऐसी है, कहाँ यहाँ पे आगे भी ऐसी है, ऐसे थोड़ा सा मतलब रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो कर्ण वंश में कुछ भी नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ 4 राजा हुए हैं। 4 ने कोई खास काम नहीं किया है, क्योंकि हिस्ट्री में तो वही है कि भैया जिसने कुछ किया होगा उसी को तो हम पढ़ने के लिए बैठेंगे, उसी को हिस्ट्री में जगह मिलती है, जिसने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें 4 राजा हुए, 4 हुए ऐसे हुए कुछ जिन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, तो इनकी हिस्ट्री में प्लेस ही नहीं है इनका। तो कर्ण वंश में कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद सुशर्मा ने वही बात जब तक पढ़ते आ रहे हैं। सेनापति किसको बनाया? सिमुख को, सिमुख। ठीक है, सिमुख ने सुशर्मा को मार दिया। तो किसकी स्थापना होगी? सातवाहन वंश की। अब सातवाहन वंश हमें पढ़ना है थोड़ा डिटेल में।
अब आ जाओ सातवाहन वंश पे। सातवाहन वंश, अच्छा इसको मिटाने देती हूँ ना, बोर्ड थोड़ा बड़ा चाहिए। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन? देखो संस्थापक इसका सिमुख, अभी बताया, ठीक है सिमुख। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो हमने कौन सा वंश पढ़ा था, शुंग वंश पढ़ा था, तो शुंग वंश ने अपने राजधानी किधर ले गया था? मध्य प्रदेश की विदिशा में। मतलब जो मगध में जो शासन कर रहे थे वही अब साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। अब सिमुक आया, सिमुक और ज्यादा साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखो ठीक है। अब जब तक हमने शुंग वंश पढ़ा था, शुंग वंश कहाँ गया था? यहाँ पे मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा ऊपर होगा मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे, ठीक है इस जगह। मतलब मेनली एरिया ये था, एरिया तो बड़ा था लेकिन मेनली जहाँ राजा की राजधानी होती है वही होता है, मेन राजा तो वहीं रहता है। तो अब संस्थापक सिमुक था। सिमुक कहाँ का था? ये था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र थोड़ा और नीचे होगा, ये कहाँ शिफ्ट होगी? महाराष्ट्र में। इधर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, है ना, इसको इससे मिला था, ये महाराष्ट्र और ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ये महाराष्ट्र। तो सिमुक ने ये थोड़ा सा और कहाँ की? महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट होगी। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? प्रतिष्ठान को। प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान क्या थी? राजधानी थी, राजधानी। प्रतिष्ठान जो थी वो मध्य प्रदेश, हाँ सॉरी ये क्या, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों की मतलब यहाँ थी, थोड़े बॉर्डर से है इस तरफ। और धीरे 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 ये कहाँ शिफ्ट हो गई? आंध्र प्रदेश में शिफ्ट होने लगी। इसी वजह से सातवाहन को हम कहते हैं आंध्र सातवाहन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में शिफ्ट होने लगे तो आंध्र सातवाहन के नाम से जानते हैं। तो प्रतिष्ठान कहाँ थी? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश की तरफ थी महाराष्ट्र में, प्रतिष्ठान की राजधानी थी। संस्थापक कौन? सिमुक। इसका जो सिमुक पहला राजा, इसके बाद तो राजा होता है हाल। हाल जो था वो सबसे योग्य शासक था, योग्य, ठीक है। योग्य का मतलब कि थोड़ा एजुकेटेड टाइप सा, लेकिन एक होता है प्रतापी। इसके बाद जो राजा बनेगा वो बनेगा गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र शतकर्णी, गौतमी पुत्र शतकर्णी, जीपीएस बोल सकते हैं, गौतमी पुत्र शतकर्णी, ठीक है। ये क्या था? ये बहुत ही प्रतापी शासक था। अब इसमें फर्क समझो, ये क्या था? सबसे प्रतापी शासक, और हाल था सबसे योग्य शासक। प्रतापी, जहाँ भी प्रतापी वर्ड आ जाए मतलब कि थोड़ा मारकाट करने वाला सबको लेके। अब जैसे अशोक था ना, बहुत ही प्रतापी शासक था, सेम ऐसे था जो गौतमी पुत्र शतकर्णी जीपीएस, ये भी प्रतापी शासक था। हाल क्या था? वो योग्य शासक था, मतलब उसमें मेंटली अच्छा था, एजुकेटेड टाइप सा, लेकिन मारकाट में इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी क्या था? बहुत ही प्रतापी शासक था। अब जब यहाँ पे इस तरफ का तो एरिया खाली है, यहाँ पे बाहर के, पहले हमने देखा था शुंग के टाइम पे वहां से भी विदेशी आक्रमण होने लगे थे। इनके टाइम पे जब सातवाहन वंश आया तो यहाँ पे आगे कौन? शक, इधर से कौन आगे? शक। शक एक मतलब डायनेस्टी का नाम है, जैसे हम सातवाहन पढ़ रहे हैं सातवाहन वंश, ऐसी शक एक वंश का नाम है। तो शक जो आए, शक वो थे जिन्हें मध्य एशिया से, मतलब जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया से भगाया गया था। अब इनको कोई जगह चाहिए थी और मिला कौन? हमारा इंडिया। खाली इधर से पड़ा था भाई यहाँ पे घुसो जिसको जो जगह मिलती है। तो शक जो आए वो टुकड़ों में आए, ठीक है, और जिनको जो जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे बस गए। तो शक की टोटल मतलब 5 शाखाएं, 5 ब्रांचेस आई हमारे इंडिया में। कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई गुजरात में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई इधर ही रह गए ऊपर अफगानिस्तान की तरफ, ठीक है। तो ऐसी शकों की 5 शाखाएं आई जो अलग अलग बस गई, ठीक। जब हम शक पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी शाखा थी, कैसे था। तो इसके टाइम पे, सातवाहन के टाइम पे मतलब शक राजा थे। अब इनको जो था, सातवाहन राजाओं को, इनको शकों से बहुत ज़्यादा डर था, मतलब ये बहुत ही खूंखार टाइप के भी थे और इनको कुछ ना कुछ मतलब जगह चाहिए थी। इनका ये था कि फटाफट किसी को निपटाओ, जो भी कोई छोटा मोटा राजा, और अपना बिल्कुल एक जगह बना लो। तो इस वजह से एक शक राजा था, उसका नाम था नाहपान, उसने आक्रमण कर दिया सातवाहन पे। तब राजा कौन था? गौतमीपुत्र शतकर्णी। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी के टाइम पे शक शासन का वो आक्रमण, ठीक है, किसका? नाहपान का।
नाहपान, शक शासक नाहपान का किसके साथ, इसके साथ युद्ध हुआ। ठीक है, नाहपान ने आक्रमण किया था गौतमीपुत्र शतकर्णी पर, लेकिन ये तो बहुत प्रतापी शासक था। अब गौतमीपुत्र शतकर्णी ने इसको खत्म कर दिया, मतलब नाहपान को हरा दिया। इसी वजह से इसकी जानकारी मिलती है हमें कि गौतमीपुत्र शतकर्णी ने नाहपान को मारा। इसकी जानकारी मिलती है यहाँ पे महाराष्ट्र में एक जगह है जोगलथम्बी। जगह का नाम क्या है? जोगलथम्बी। जोगलथम्बी, जोगलथम्बी में सिक्के मिले हैं। ठीक है, जोगलथम्बी में खुदाई हुई, वहाँ पे बहुत सारे सिक्के मिले हैं। उन सिक्कों पे है कि जो जीपीएस है गौतमीपुत्र शतकर्णी, वो तो तलवार लेके ऐसे खड़ा है बिल्कुल, मतलब किसी को मार रहा है, और जो नाहपान है वो नीचे बैठा है, जैसे महाराज माफ कर दो, इस वाले एरिया में। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है कि गौतमीपुत्र शतकर्णी जीता था और नाहपान हारा था। तो इसकी जानकारी किससे मिलती है, मतलब जोगलथम्बी में जो मिले हैं सिक्के, उन सिक्कों पे ऐसी इमेज है, तो उन सिक्कों से जानकारी मिलती है कि गौतमीपुत्र शतकर्णी तो जीता था और नाहपान हारा था। ये कहाँ मिले थे? यहाँ पे, ये क्या है? जोगलथम्बी। ठीक है, जोगलथम्बी में क्या मिले थे? सिक्के। ठीक, अब इसके बाद अगला शासक बनता है वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी। नाम बड़े लंबे लंबे हैं, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी। ठीक है, BPP, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी। अब वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी ने सोचा कि जब मेरे पिताजी ने इस नाहपान को हरा दिया, शक शासक को हरा दिया, क्यों ना मैं भी ऐसी करूं, मैं भी किसी को हरा दूं। तो ये कहाँ पहुंचा? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी किधर पहुंचे? और आक्रमण के यहाँ पे भी शक बसे हुए थे। कौन से एरिया? गुजरात का। लेकिन यहाँ का जो शक शासक था वो बहुत ही बेहतरीन था। ये तो अपने बाप की तरह नहीं था, लेकिन वो जो शक शासक था वो बहुत बढ़िया था। उसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन का आप शब्द जब पढ़ोगे तो रुद्रदामन का ही नाम सजा सुनोगे, और रुद्रदामन का जिक्र मैंने मौर्य के टाइम पे भी किया था। ठीक है, तो वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी की लड़ाई किससे हुई? रुद्रदामन से। अब यहाँ पे बाजी उल्टी पड़ गई, यहाँ पे रुद्रदामन ने वशिष्ठी इसको हरा दिया, यहाँ पे इसने इसको हरा दिया, लेकिन हरा तो दिया, लेकिन इनके बीच में मतलब शादी ब्याह हो गई, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। तो यहाँ पे युद्ध तो रुक गया, जैसे कि इसमें हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, सेल्यूकस निकेटर बेटी देके चला गया। ठीक, तो वहाँ पे भी तो मतलब युद्ध तो हुआ था, लेकिन एक शादी के होके युद्ध टल गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे हुआ, ये क्या बन गए, पहले तो युद्ध कर रहे थे, फिर ये बन गए संधि। तो अब रुद्रदामन का आपने सुना है जूनागढ़ अभिलेख, वहीं से इनका जिक्र सबसे ज्यादा होता है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पहला संस्कृत का अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें 3 राजाओं का जिक्र है। ये चलो जब हम इसको पढ़ेंगे ना डिटेल में, तब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, यहाँ पे सिर्फ 7वां पर फोकस करो। ठीक है ना, तो गौतमीपुत्र शतकर्णी की लड़ाई किससे हुई? नाहपान से। फिर वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी लड़ाई किससे हुई? रुद्रदामन से। दोनों ही कौन थे? ये भी शक राजा था और ये भी क्या था? ये भी शक राजा था, क्योंकि इनके तो अलग अलग शाखाएं थी ना, अलग अलग जगह थे, यहाँ था, ये यहाँ था, ये का ये इधर से था, ये इधर से था। ठीक है, अब शकों ने क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। जो इंडिया जो जिस कैलेंडर को मानती है, इसमें ये महीने होते हैं ना, चैत बैसाख, ये सब जो हिंदी कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर शक संवत से ही लिया गया है। ठीक है, तो शक संवत चलाया था उन्होंने, आगे इसको बात पढ़ेंगे। अब इसमें इतना ही है। फिर जो इसका आखिरी राजा बनता है वो बनता है, उसका नाम है यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी, ये क्या है? ये अंतिम शासक है, अंतिम राजा। ठीक है, इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, बस याद रखो ये अंतिम राजा है, यज्ञश्री सतकर्णी। सातवाहन वंश लगभग कंप्लीट। अब इसका हम और देख लेते हैं कि सातवाहन वंश में और क्या क्या चीज होंगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अब आज 7वां वंश पे, ठीक, देखो 7वां वंश जो था वो क्या था? वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक इसका मतलब समझो क्या था? ये मातृसत्तात्मक था। ठीक है, मातृसत्तात्मक मतलब ये नहीं कि मतलब कि फीमेल राजा बनेगी, सत्ता किसी की फीमेल की, ऐसा नहीं है। जैसे कि अब हमारा जो समाज है, हमारा कल्चर क्या है? वो पितृसत्तात्मक है। मतलब ये समझ लो कि अगर किसी को अपनी पहचान बतानी होती है
कि पूछ रहे हैं कि आप किसके हो, तो किसका नाम बताएगा? अपने पिता का, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे ऐसा नहीं था, सातवाहन के टाइम पे ऐसा नहीं था, वो अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे। जैसे हमने सबके नाम पढ़े ना कि गौतमी पुत्र शतकर्णी, किसका मतलब शतकर्णी बेटा किसका? गौतमी का, है ना। तो अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे, इसी वजह से इसको मातृसत्तात्मक कहा गया। अब मातृसत्तात्मक में आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब 3 राज्य। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सिंधु सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें भी मातृसत्तात्मक था। लेकिन इसके ना कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जितने भी जो भी कुछ हमको मिला है उसको पढ़ तो सकते नहीं, ठीक है। लेकिन इससे थोड़ा बहुत पता चलता है कि वो क्या है, मातृसत्तात्मक था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कल्चर था। अब दूसरा हमने पढ़ा है कि सातवाहन ही मातृसत्तात्मक था। लेकिन अब प्रेजेंट में 2 जनजाति है ऐसी, एक तो खासी और दूसरा नायरी, खासी और नायरी जनजाति। ये असम और मेघालय वाली एरिया में आती है, ठीक है, जो अब प्रेजेंट में है, जो मातृसत्तात्मक है, असम और मेघालय, ठीक है। खासी और नायरी जनजाति है, ठीक है, क्या दोनों जनजाति है। तो सातवाहन वंश क्या था? वो मातृसत्तात्मक था। और सातवाहन वंश ने जो सिक्के चलाए, सातवाहन वंश से सिक्के चलाए किसके? सीसा मतलब लेड के सिक्के। सीसा वो देखने वाला शीशा नहीं, लेड के सिक्के, ठीक है। तो इसमें ये सिक्कों का भी मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ है, वो आप देख लेना कि किसने किस तरह के सिक्के चलाए। तो सातवाहन ने किस सिक्के चलाए थे? किसके? लेड के, मतलब शीशे के सिक्के। ये थोड़ा अलग सा है ना, तो पूछा जाता है। और इसमें क्या हो सकता है? हाँ, और इन्होंने स्टार्ट किया था, हाँ, भूदान मतलब भूमि को दान में देना। इन्होंने सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों को जमीन दान में देना स्टार्ट की। किसको? ब्राह्मणों को जमीन दान में दी। तो इसको, और दूसरा काम इन्होंने किया, सामंती व्यवस्था, ठीक है। सामंती व्यवस्था भी सातवाहन ने स्टार्ट की। लेकिन इन दोनों चीजों को गुप्त वंश ने सबसे ज्यादा यूज किया। स्टार्ट तो सातवाहन ने की। ये दोनों चीजें पूछेंगे कि ब्राह्मणों को भूमि दान देना किस वंश ने स्टार्ट किया? तो स्टार्ट किसने किया था? सातवाहन ने। लेकिन ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा जो भूमि दान में दी है वो दी है गुप्त वंश ने, ठीक। सेम ऐसी इसमें सामंती व्यवस्था में ऐसी है कि स्टार्ट किसने किया? सातवाहन ने। लेकिन सबसे ज्यादा इसका यूज किसने किया था? गुप्त वंश ने। अब इसको समझो, ये सामंती है क्या? सामंती क्या है? ये बहुत ही मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है। सामंती आ जाता है कभी दिमाग में कि पता नहीं क्या चीज़ है। सामंती होता है जैसे कि कोई राजा है, ठीक है। जैसे ये वाला एरिया किसका है? सारा का सारा अब सातवाहन वंश का, ठीक। तो उसके राजा के बहुत सारे कर्मचारी होंगे, सेनापति, कितने सारे कर्मचारी होते हैं। तो उसको कुछ सैलरी देनी होती है, कुछ ना कुछ तो सैलरी देंगे। लेकिन सातवाहन ने ये सामंती व्यवस्था चलाई। इन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं, हम पैसा नहीं देते किसी को, हम ना वो करते हैं, हम पैसे के बदले अपने अधिकारियों को जमीन दान में देते हैं, ठीक। जैसे इतनी सारी जमीनें किसकी? राजा की। अब राजा के इतने सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे, तो अब ऐसा थोड़ा ना कि सबको सेम जमीन दी जाएगी, पर मंथ के हिसाब से जैसे भी दे देते। अब कोई सेनापति है, मैं सबसे बड़ा अधिकारी है, तो उसको जमीन सबसे ज़्यादा मिलेगी और उसको पर मंथ ही मिलेगी, जमीन कंटिन्यू मिलेगी उसको तो सैलरी। लेकिन राजा की जमीन चारों तरफ से घटती है, ठीक है। इतने सारे कर्मचारी हैं, कंटिन्यू घट रही है। अब मान लें यहाँ का कौन है? सेनापति, सबसे ऊंचा पद, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर कौन है? सेनापति। अब सेनापति की मान लीजिए जैसे 3 बीघा तो सब समझते हैं, माना कि 3 बीघा पर मंथ इसको जमीन मिल रही है। और राजा किसको दे रहा है? सेनापति को। सेनापति के अलावा और भी तो कर्मचारी, सबको वो दे रहा है लगातार। तो जो सबसे बड़ा अधिकारी है, मान लिया हमने सेनापति है, वो सबसे बड़ा जो अधिकारी, उसकी जमीन हर महीने बढ़ती जा रही है। और राजा की चारों तरफ से घट रही है, अंधाधुंध घट रही है, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इस सेनापति की जो जमीन है इस राजा से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो आगे हम पढ़ेंगे। फिर ये सेनापति जो भी सामंत होते थे वो लास्ट में क्या करते थे कि किसी को भी मतलब 2 छोटे मोटे सामंत को अपने साथ जोड़ा, अब फिर क्या भैया इस पर तो जमीन नहीं बची, कुछ नहीं बचा, ऐसे करके निपटा दे से अपना शासन कर लेते हैं। तो इसके बाद आप जितने भी वो पढ़ोगे ना उसमें सब सामंत टपकाएंगे। अब से पहले कौन टपका रहे थे? सेनापति। और इसके बाद हम देखेंगे सबको सामंत, इसके सामंत ने इसको मार दिया, फिर इसके सामंत ने इसको मार दिया, आगे ऐसे चलेगा, ठीक है।
तो ये हमारा सारा इतना कंप्लीट हो गया। और प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना और जो भी कमी हो बताना जरूर। ठीक है, थैंक यू।